Rimjim Sports presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ पे उपस्थित इन्फ्लुएंसर ईशान जी, नील शाकी जी, ओके, एंड आप पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपने उप मुख्यमंत्री जी के पास मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है, तो उनसे आज हम लोग कुछ उसी विषय पे चर्चा करेंगे। और सर, आपसे बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इस चर्चा को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार है भाई साहब, जैसे कि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी और इसमें अपनी सरकार के क्या क्या कार्य चल रहे हैं, उस विषय में कुछ आप बताएंगे। सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं नीचे से ऊपर तक पूरा विस्तार से आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हेल्थ के बारे में सामान्यतः जो लोग हेल्थ सेक्टर से नहीं जुड़े हैं वो हेल्थ का कहाँ कहाँ वर्गीकरण है, कौन कौन से ऑफिसर्स कहाँ तैनात हैं, सामान्यतः लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है, जब कोई बीमार होगा तभी अस्पताल जाएगा। सबसे निचली इकाई हमारी सब सेंटर है, स्वास्थ्य उपकेंद्र। वो 5000 की आबादी पर गांव में हमने खोलने का काम किया है, जिनकी संख्या लगभग 25,500 है। उसमें से स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर लगभग 21,500 हैं। इन सभी 21,500 स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य आरोग्य मंदिरों पर हम लोगों ने CHOs की नियुक्ति की है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ पर एक नर्स की भी नियुक्ति है, वहाँ पर एक पैरामेडिकल की भी नियुक्ति है, और एक रख रखाव के लिए 4th क्लास एम्प्लॉय की भी नियुक्ति है। ऐसे सभी स्वास्थ्य आरोग्य मंदिरों पर 13 प्रकार की पैथोलॉजी की जांचें निःशुल्क होती हैं, 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं, और CHO को जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तत्काल आपको देख करके दवाई वहीं उपलब्ध कराता है। और बाय द वे, पेट दर्द है और ये पता नहीं चल पा रहा कारण क्या है, तो CHO के पास एक कंप्यूटर भी सरकार ने उपलब्ध कराया है। वो आपको संजीवनी ऐप के माध्यम से देश भर के किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक से ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, लगभग 75,000 मरीज रोज हम संजीवनी ऐप पे देख रहे हैं, जो टेली मेडिसिन के माध्यम से देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सकों से हम अपने रोगियों का उपचार करा पा रहे हैं। इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों के बाद वहाँ पर मुख्यतः जो चीज़ें उपलब्ध मैं आपको बता दूं, एक तो जच्चा बच्चा की सारी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके बारे में बच्चों के जो नवजात शिशु, उनके टीकाकरण की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 58 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं और 13 प्रकार की पैथोलॉजी की जांच उपलब्ध है। इसके बाद जो इसके ऊपर सेंटर आएगा वो हमारा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रातः 8 बजे से खुल करके 2 बजे तक OPD का समय है। वहां पर आपको प्राथमिक उपचार से संबंधित सभी दवाइयां मिलेंगी, चिकित्सक बैठ करके इलाज करेंगे। इसके बाद हमारा CSC है, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास लगभग 950 हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 3,500 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है। वहां पर जच्चा बच्चा केंद्र के साथ साथ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं, जैसे माइनर OT भी वहां पर है, पैथोलॉजिकल जांचें भी हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हमारी बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 3 बार
अल्ट्रासाउंड के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पड़ता था। इसके लिए हमने स्टेट बैंक के सहयोग से एक बड़ा कार्यक्रम चलाया है। प्रदेश में जितने भी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनको सूचीबद्ध किया है। स्टेट बैंक के सहयोग से हमारी आशा वर्कर ऐसी बहन को चिन्हित करके उसके मोबाइल पर हम बारकोड भेजते हैं और प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हमारी बहन जाकर के निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती है। बारकोड स्कैन करते ही जो धनराशि और सरकार के खाते से कट जाएगी और हमारी बहन को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने की है। 30 बेड के अस्पताल में इंडोर की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारी 10, 11, 9 के आसपास हर CSC पर हमारी बहनों के डिलीवरी के लिए एडमिट हम करते हैं। और इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हमारे पास 85 हैं। आप सोच रहे होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट है, 85 डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल कैसे हैं, ये विचार मन में आ सकता है। तो 10 जगह हमारे पास महिला चिकित्सालय भी जिला स्तर की अस्पताल के कई जनपदों में 10 जनपदों में उपलब्ध है। वहां हम सभी प्रकार का इलाज करते हैं। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। 2017 से पहले हमारे प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में है, 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है। सभी मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल स्टाफ के कॉलेज सने सने खोले जा रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स की संख्या में दुगना इजाफा हुआ है। आज हमारे पास 2 गुनी की संख्या में MBBS की सीटें हैं। पहले 4,4,5 हजार 4,500 थी, अब लगभग 9,000 साढ़े 9,000 सीटें उपलब्ध हैं। पोस्ट ग्रेजुएट MD MS की संख्या में 2 गुनी संख्या उपलब्ध है। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, मात्र 16 जिले बचे थे जहां मेडिकल कॉलेज एक भी नहीं था। ऐसे सभी जनपदों को मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। PPP मोड पर टेंडर हो गए हैं। 6 जनपदों में MOU भी साइन हो गया है, भवन बनना शुरू हो गया है। उनमें से 3 में इस बार काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ है और धीरे धीरे करके उन सभी 16 जनपदों में हम मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई को धरातल पर उतारने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक आपके समक्ष जो भी चर्चाएं होती होंगी, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं होता था उनके स्वास्थ्य केंद्रों में कितने मरीज आ रहे हैं। हमें बताने में इस बात का प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रतिदिन मरीजों के आंकड़ों को कलेक्ट करना शुरू किया है। हमारे अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों को छोड़ करके, चिकित्सा संस्थानों को छोड़ करके, जैसे PGI और राम मनोहर लोहिया, लगभग 1,75,000 मरीज रोज हमारे अस्पतालों में आते हैं, जिसमें से 12,000 मरीज गंभीर एक्सीडेंटल केसेज आते हैं। रोड एक्सीडेंट, आग लगने से चोट पहुंची, पानी में डूबने से चोट पहुंची है, छत से गिर गए चोट पहुंची, अन्य किसी धारदार हथियार से या बुलेट इंजरी हुई है। ऐसे लगभग 12,000 मरीज हमारे अस्पतालों में रोज आते हैं। 8,000 मरीज गंभीर रोगों से ग्रसित रोज आते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट अटैक या अन्य कोई असाध्य रोग। इसके अलावा 5,000 ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में, विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स में हम प्रतिदिन निःशुल्क करते हैं। ये मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन हो रहे हैं, उनसे संख्या अलग है। इसी प्रकार आप लखनऊ का हाल मैं बताना चाहता हूं। KGMC में 9,000 की OPD प्रतिदिन की है। 45 OT एट द एक समय में काम करती हैं ऑपरेशन थिएटर्स। PGI की OPD भी लगभग 7-8 हजार है और लोहिया की OPD भी लगभग 5500 की हमारे पास है। ये हमारे पास विशिष्ट श्रेणी के 3 अस्पताल लखनऊ में उपलब्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को निःशुल्क अच्छे से अच्छा उपलब्ध इलाज कराएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश के में आयुष्मान भारत योजना लागू हुई है। गरीबों को निःशुल्क इलाज मिले, 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी के साथ। 5 करोड़ 11 लाख लोगों का
आयुष्मान कार्ड बना करके उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 पर है आयुष्मान कार्ड बनाने वालों में। और मुझे बताने में प्रसन्नता है, ऐसे सभी जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनको सभी निःशुल्क इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में और सूचीबद्ध अस्पतालों में दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी आयुष्मान भारत योजना के विषय में बताया, तो सर क्या आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव डालती है? हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कोई असाध्य या गंभीर रोग हो जाता है, पहले जो बीमारी आती थी तो गरीब आदमी के पत्नी के, बहन के, पहले बेटी के गहने बिकते थे, फिर घर बिकता था, फिर खेत बिकता था। अब 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है और उसके हाथ में एक आत्मविश्वास है कि कार्ड हमारे पास है, कोई मुसीबत आएगी तो घर और गहना और खेत नहीं बिकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी उसके पास हमेशा उपलब्ध है। बहुत सुंदर। पीयूष जी, आपसे एज एन एंटरप्रेन्योर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार तो विभिन्न योजनाएं लाती है, करती है। एज एन एंटरप्रेन्योर हम आप समाज में क्या कार्य कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? So just to introduce, I'm into real estate business. मैं इंग्लिश सबके नहीं, आप हिंदी में जवाब दीजिए। तो मैं रियल एस्टेट बिजनेस से बिलोंग करता हूँ करेंटली। और जैसा आपका सवाल है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा को लेके आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जो कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर स्पेशली हम समाज के द्वारा एज हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस में है, तो समाज के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? सो डेफिनेटली प्राइवेट लेवल पे अगर मैं बात करूं तो हम एज अ कंपनी, एज अ ग्रुप एक CSR फंड एलोकेट करते हैं, जो कि ऐसे कॉजेज़ में जाता है टाइम टू टाइम। और आई एम श्योर एकल अभियान भी इस रूप में बहुत सहयोग करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। शाकिर जी, आप एज एन इन्फ्लुएंसर आप तो बहुत जगह जाते हैं और आपका कार्य भी यही है, तो स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एज एन इन्फ्लुएंसर आपने अब तक क्या किया और क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो क्या है कि सरकार जो योजनाएं चलाती है और जो लोग होते हैं उन पर विश्वास नहीं कर पाते, तो उनकी सबसे बड़ी कमी होती है जागरूकता की। लोग क्या है कि इलाज कराने के लिए देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल, एक बार आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए और यहाँ इलाज करा के देखिए, आपको खुद एहसास होगा कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। और आज का जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो भी बहुत अच्छे से इलाज कराएं प्राइवेट हॉस्पिटल के कंपेरिजन में। और जैसे कि क्या है ना, जागरूकता सबसे बड़ी बात है। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरी जब सिस्टर को डिलीवरी होनी थी तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का मैं सोच रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने के, पर मम्मी पापा और मैंने फिर डिसाइड किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो आप सुविधाएं मुझे जो मिली, मैं उससे इतना शॉक्ड हो गया कि सच में बहुत कुछ बदल गया है पहले की उसमें। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आपसे एक और प्रश्न का चाहूँगी जवाब। गांव के लोग जैसे पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर, तो गांव के लोग गांव में रहें, ये हमारा ध्येय है। लेकिन इस गांव को आज भी इलाज की छोटी से छोटी बीमारी जैसे टाइफाइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस, इसको उचित इलाज हमें मिल नहीं पा रहा है, तो इसके क्या कारण है और इसका क्या उपाय हो सकता है? ये इलाज के लिए हमने आपको बताया कि हमारे पास हॉस्पिटल्स गांव से लेकर कस्बे तक में उपलब्ध हैं और लोगों को उच्च कोटि का इलाज मिले, इसके लिए लगातार हम लोग निगरानी करते हैं। गांव-गांव में काउंसलिंग भी करते हैं। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो सभी गांवों में जाते हैं। संचारी रोग अभियान हम लोग चलाते हैं वर्ष में 3 बार 13 विभागों के समन्वय के साथ, जिससे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या अन्य जो संचारी रोग, मच्छर जनित रोग हैं, उन पर हमने बड़ी संख्या में कंट्रोल करने में सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी चुनौती तराई एरिया में गोरखपुर के आसपास जो इंसेफ्लाइटिस की थी, लगभग उसको समाप्त किया है, कालाजार को लगभग समाप्त किया है और मलेरिया को भी नियंत्रण करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। यदि आपको कहीं महसूस होता, कोई गांव, एक सामने से किसी से पूछिए, एक गांव ऐसा बताएं जहां पर ये दिक्कत है, मुझे बताएं, मैं अभी सॉल्व करूंगा। जी, ये प्रश्न आप सबसे सामने है, आप लोग, आपको भी पूछा जाता है। गांव का नाम आप भी बताइए ना, आपको जो क्वेश्चन बनाया उससे पूछो कौन गाँव है, बताइए कौन सा गाँव है? Excuse me, ma'am.
Ma'am, before we ask, I would sincerely like to invite Vice Chairman of SRJI, Mr. Piyush Chauhan, sir, to please join the panel, and very sorry for the interruption in between. चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कृपया कोई ऐसा गांव आप लोग बताएं। आप हम अपनी एकल टीम से ही निवेदन है कि वो बताएं। क्वेश्चन बनाए उनसे पूछिए कि कौन सा गांव है, तो हम लोग उसको भी ज्यादा अच्छा करें। बताइए कौन सा गांव है। नहीं, क्वेश्चन किसने बनाया उनसे पूछिए। टीम टीम आप बताएं। जी नीरज जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न है? नमस्कार। आपने बहुत अच्छा अपने बारे में उसके बारे में बताया। जो हमारी जानकारी सबसे ज़्यादा चाहिए, आपके पास एलोपैथिक में कितना बजट रहता है, आयुर्वेदिक में कितना रहता है, होम्योपैथिक में कितना रहता है, यूनानी में कितना रहता है, तो आपके पास ये बजट होगा, क्योंकि आपकी जितनी अभी तक डिस्कशन हुई है वो एलोपैथिक बेस्ड है। कोई आयुर्वेदिक में भी कुछ आपने हॉस्पिटल्स खोले, जो कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है आयुर्वेद, उसके ऊपर कुछ आप? आयुर्वेद में हमने हॉस्पिटल्स खोले हैं और बड़ी संख्या में खोले हैं। हमें लगता है 40 से अधिक अस्पताल आयुर्वेद में खुले हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए आयुर्वेदिक मंत्री को बुलाना पड़ेगा विस्तृत जानकारी देने के लिए। आयुर्वेदिक जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं वो पूरी बात बताएंगे आपको। अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे समय दीजिए, मैं पूरा डाटा मंगा लेता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न है? सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और सर मेरा सवाल नहीं है, मेरा एक सुझाव भी नहीं है। सुझाव के साथ साथ सर मेरा एक तारीफ है, क्योंकि मैं सर लखनऊ में जिला युवा अधिकारी के पद पे कार्य कर रहा हूं और ग्रामीण क्षेत्र में सर मेरा कार्य होता है। तो हमेशा गांव से लोग आते हैं और हमसे ये अपेक्षा लेके आते हैं कि किसी का नंबर जल्दी लग जाए, किसी का कोई काम सरलता से हो जाए। स्वास्थ्य विभाग की सर मैं बात कर रहा हूँ। और सर मैं अपने 3 साल के अनुभव को आपसे साझा करना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा लोगों की शिकायत सरकार से होती है, लोगों की प्रशंसा सरकार तक नहीं पहुँचती है। ये मेरा भी अपना व्यक्तिगत मानना है। तो सर मैं बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर मंच के सामने मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड मोड पे कि सर आज के समय में जो काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कर रही है, और ख़ास करके लोहिया और पीजीआई में जो सर काम हो रहा है, सर वह काम बहुत ही अतुलनीय काम है। और जो सुविधा सर आपके द्वारा दी जा रही है सर वो बहुत ही सर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। यहीं पे शहीद पथ पे सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मातृ एवं शिशु रेफरल अस्पताल है। मुझे लगता है मैं इस सभागार में कह रहा हूँ कि उतनी अच्छी मैटरनिटी की सुविधा शायद लखनऊ में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहा होगा। वहाँ पे डिलीवरी का चार्ज 1 रुपया भी नहीं है, निःशुल्क डिलीवरी का चार्ज है। वही अगर हम किसी महिला की डिलीवरी अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं, लखनऊ के छोटे से छोटे प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं, तो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये हमें खर्च बैठता है। और वहाँ पे वो निःशुल्क है। जो बच्चों का मतलब कि पहल जन्म से लेकर 12 साल तक की जो बच्चों की ट्रीटमेंट है, वो सर मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ में शायद कहीं पे है। तो सर बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। सर मेरा एक सुझाव है, सर आपने केजीएमयू, पीजीआई और राम मनोहर लोहिया में सर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना के रखा है, जिसके माध्यम से सर एमएसडब्ल्यू के बच्चे वहाँ इन पैनल है और सर वो लोगों की सहायता करते हैं। तो क्या यह सर हर जगह सर उनकी अवेलेबिलिटी लाना सर शायद मुश्किल हो बजट के हिसाब से, लेकिन सर जो जिले स्तर के अस्पताल है, क्या वहाँ पे 1-1, 2-2 अगर वैसे स्टाफ रख दिए जाए? क्योंकि सर सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, लेकिन हमें लगता है कि लोगों का जो एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है कि अगर मैं अभी सर सीएमओ ऑफिस गया था, तो मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। तो मुझे जैसे कि 18 नंबर कमरे में जाके किसी एक व्यक्ति विशेष से मिलके एक चर्चा करनी थी किसी विषय पे, संचारी रोग के विषय पे। तो सर मुझे 15 मिनट इस चीज़ को खोजने में लग गए कि 18 नंबर कमरा कहाँ है। तो अगर एक ऐसा फैसिलिटेशन सेंटर बन जाए कि हम कहीं पे आए और हम पूछ ले कि हमको मतलब कि इस विभाग के इस डॉक्टर साहब से मिलना है, तो वहाँ पे बता दिया जाए कि आप यहाँ से जीने से चढ़ के ऊपर जाएंगे, बाएं हाथ पे जो कमरा मिलेगा वहाँ डॉक्टर साहब मिलेंगे। तो सर हमें लगता है कि उससे बहुत सुविधा होगी और सर लोगों को बड़ी आसानी होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इसमें दादा प्रणाम, इसमें एक सवाल, एक सुझाव एक और मेरा ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों के अनुरोध आते हैं कि जब जैसे मान लीजिए वायरल चल रहा है अभी या टाइफाइड चल रहा है, तो लोगों को एडमिशन नहीं मिल पा रहे होते, चाहे राम मनोहर लोहिया हो या पीजीआई। तो वहाँ पे कोई सिस्टमैटिक कोई चीज़ बन जाए तो लोगों को एक आसानी से वहाँ पे भर्ती होने में आसान हो जाए। तो मेरा एक ये सुझाव है कि कोई एक चैनल या एक प्लेटफॉर्म या कुछ हो जाए तो लोगों को पता चलता रहे कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हैं, कितने बेड ऑक्यूपाइड हैं।
तो लोगों को एक डिजिटल माध्यम से भी दिखता रहे। सर आपसे प्रश्न है, प्रश्न भी है और सुझाव भी। और कुछ आप लोग अगर कुछ प्रश्न करना चाहें ऑडियंस से, कुछ प्रश्न प्लीज। सही प्रणाम सर। जैसा मैंने देखा है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकारी स्तर पे हैं ये काफ़ी अच्छी चल रही हैं। यहाँ वैसे बलरामपुर है वो बहुत ही अच्छा अस्पताल है, ये सब चीज़ें अच्छी। लेकिन सर जो मेरा गृह जनपद है लखीमपुर खीरी का मैं हूँ, गोला गोकर्णनाथ जो कस्बा है वहाँ से मैं हूँ सर। जैसे सरकारी तो सुविधाएं हमने सुधार ली हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई एकाएक कोई घटना होती है तो हमें जो जहाँ भी अस्पताल मिलता है वहीं पे हम जाते हैं। सरकारी अस्पताल मान लीजिए दूर हुआ, जैसा मेरे गोला गोकर्णनाथ में ये है सर कि अस्पताल बहुत से खुले हैं, उनमें नाम लिखा है ये MBBS है MD है, लेकिन सर वहाँ पे जो है कंपाउंडर चला रहे हैं अस्पताल। सर मतलब उनका ये है कि कोई उन डॉक्टर के पास बैठता था 20 साल से कंपाउंडर है, उसने अस्पताल खोल दिया है। वहाँ पे डॉक्टर साहब आप देखेंगे MBBS MS MD कैंसर रोग विशेषज्ञ सभी प्रकार के हैं, लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहीं पे कोई छोटू कंपाउंडर मिलेगा, कोई राजू कंपाउंडर मिलेगा। आपका एकदम कहना सही है, सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। रिन्यूअल के समय हमने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी चिकित्सक उपलब्ध है उसका नाम नंबर और उसका जो अध्ययन किया हुआ डिग्री है वो लिखे डिस्प्ले करोगे तभी अब रिन्यूअल हम करेंगे। ऐसा प्रावधान हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं। एक और चीज़, जैसे भी आप लोग के बीच में विषय सबके बीच में है कि एक जो वेस्ट बंगाल की एक घटना हुई है, तो उस घटना में एक जो घटना हुई तो उसमें मुझे लगता है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर वाली एक जो समस्या है, जो एक फीमेल वाली समस्या है, तो दादा आपसे एक अनुरोध है कि मतलब जो यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर सरकारी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जो ड्यूटी करते हैं, तो फीमेल के साथ एक और अगर फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर रहेगी तो मुझे लग रहा है ये सारी जो घटनाएं वो थोड़ा सा कम होंगी। और जो 36 घंटे की जो ड्यूटी एक बहुत लंबे समय तक वो महिला कर रही थी, तो उसमें ये भी था कि जो ड्यूटी है उसको एटलीस्ट एक जो डिसाइडेड टाइम है उस ड्यूरेशन में ही उसकी ड्यूटीज़ हो तो बेटर रहेगा। और अगर फीमेल लगाई जाए तो उसके साथ एक और फीमेल डॉक्टर। मैं बताऊं, सुनो, ये जो चिकित्सक बनते हैं एक बड़ी प्रक्रिया है। सेना में जवान भर्ती होता है, इसकी अलग प्रक्रिया है। मास्टर बनने की अलग प्रक्रिया है, MLA MP बनने की अलग प्रक्रिया है। हर चिकित्सक को जब रेजिडेंट होता है 36 घंटे की ड्यूटी कराई ही जाती है। इमरजेंसी हो जाए तो क्या करेंगे? अब पता है आपको, सेना के जवान को 48 घंटा दौड़ाते रहते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, और सुनो सोने नहीं देंगे, ढोलक बजाते रहेंगे। पूछिए सेना का कोई जवान हो, पैरामिलिट्री में हो तो पूछिए। पर मेरी बहन भी डॉक्टर है, तो मुझे ये लगता है, मुझे आपको जो आरी होते हैं ना, जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, जो MBBS के बाद ट्रेनिंग करते हैं, वो करना ही करना है। वो तो वही खाना सोना आपको नहीं, वो ठीक है दादा, पर मैं कह रहा जैसे मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, बट उसमें यह रहता कि अगर 36 घंटे तक डॉक्टर अगर ड्यूटी कर रहा है तो फिर कैसे वो सेवा कर पाएगा? भाई हम ही लोग ड्यूटी करते हैं, वो यही ट्रेनिंग है। एक हार्ड वर्क आदमी को सोना बनाता है। गुड, यस, चलिए बहुत बहुत। ये मैंडेटरी है, तो हमने नहीं बनाया है, ये जो हमारा जो मेडिकल काउंसिल है उसके तहत है, और ये सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिक्योरिटी पूरी होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं प्रतिबद्धता के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नजीर स्थापित की है। हमारी बेटी की तरफ कोई देख नहीं सकता। रात को 12 बजे भी हम हजरतगंज में निकलते हैं, चौक से हमारी बहनें आकर के काफ़ी आइसक्रीम पी खा के जाती हैं। एक घटना घटी, उनको ताकत पता चली सरकार की क्या होती है, गुंडों की ताकत को मिटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और बता दें आपको, पूरे प्रदेश के लोग सुनो, हमारी सरकार ने महिलाओं और बच्चों पर जो अत्याचार होते थे, सजा नहीं होती थी, पूरे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गए हैं। बच्चों के साथ जो अपराध होते थे उनमें हमने 3 महीने में भी फांसी की सजा कराई है, 6 महीने में फांसी की सजा कराई है, और आजीवन कारावास दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई अपराध ऐसा हो तो मुझे स्पष्ट बताइए। पश्चिम बंगाल में हमारी जो केंद्र सरकार है लगातार सक्रिय है, चिंतित है और कड़े कानून बनाने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जीरो टॉलरेंस अपराध पर अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए, और आपने बहुत ही सटीक से, बहुत ही सुंदर तरीके से सारे जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus.